रायपुर का वीआईपी रोड अब वन वे होगा। सिर्फ माना एयरपोर्ट ही जाने के लिए सड़क का इस्तेमाल किया जाएगा। नया रायपुर एयरपोर्ट से वापसी के लिए सर्विस रोड का इस्तेमाल ही किया जा सकेगा। वन वे आदेश की कैमरे से अब निगरानी की जाएगी। उल्लंघन करने वालों के घर ई चालान पहुंचेगा। बीते 20 महीनों में सड़क पर 55 हादसे हुए हैं। 16 लोगों की मौत हो गई है। 59 लोग घायल हो चुके हैं। नियम तोड़ने पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो रायपुर का वीआईपी रोड अब केवल वन वे रहेगा, यानी माना एयरपोर्ट ही जाने के लिए सड़क का इस्तेमाल किया जाएगा और वापसी के लिए यानी एयरपोर्ट से जब वापस आप शहर की तरफ वापस आएंगे तब सर्विस रोड का इस्तेमाल आपको करना होगा। अगर कोई भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके घर ई चालान पहुंचेगा 2500 रुपये का। तो तैयार रहें। और ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि पिछले 20 महीनों की बात की जाए तो 55 हादसे हुए हैं। 16 लोगों की मौत हो चुकी है केवल 20 महीने में। तो एक ज़रूरी सूचना रायपुर वासियों के लिए, अगर आप रायपुर से एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो आपके लिए वो रास्ता वन वे ही है। जब वापस आप एयरपोर्ट से रायपुर की तरफ आएंगे शहर की तरफ, तब आपको सर्विस रोड का इस्तेमाल करना है, न कि मेन वे का। नियम तोड़ने वालों पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और ये फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि बीते 20 महीनों में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। सड़क हादसों में मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर ट्रैफिक विभाग ने, परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है कि कैसे अब इन हादसों को कमी की जाए। तो केवल वन वे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। शहर से एयरपोर्ट जाने के लिए वो वन वे का इस्तेमाल होगा। वापसी में आप सर्विस रोड का इस्तेमाल आपको अब करना होगा। अगर आपने नियम नहीं माना, नियमों का उल्लंघन किया, तो फिर 2500 रुपये का जुर्माना आपको हो सकता है। हमारे सहयोगी सुमन पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुमन, एक बड़ा फैसला, एक महत्वपूर्ण फैसला रायपुर के लोगों के लिए, क्योंकि हादसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। 20 महीने में 16 लोग जान गंवा चुके थे, तो एक बड़ा फैसला माना जाए। बिल्कुल अविनाश, रायपुर के हज़ारों लाखों लोगों के लिए ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन भी है क्योंकि बड़ी तादाद में लोग एयरपोर्ट आना जाना करते हैं। वीआईपी रोड के तमाम जो बड़े क्लब पब्स हैं, होटल्स हैं, वहाँ पे आना जाना करते हैं। तो ऐसे में इस रोड का वन वे हो जाना एक महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं मौके पे मौजूद हूँ। मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन सा हिस्सा वन वे है, किस जगह पर आपको आने से चालान कट जाएगा आपका, किस जगह पर गाड़ी चलाने से चालान नहीं कटेगा, उसे हम बहुत ही संक्षेप में समझाते हैं। देखिए, जो मुख्य सड़क है, जो बीच की सड़क है, वीआईपी रोड का जो हिस्सा है वो 3 हिस्सों में बटा है। एक बीच की सड़क है जो राम मंदिर वीआईपी चौराहा होते हुए सीधे एयरपोर्ट की ओर जाती है, और उसके बाद 2 सर्विस लेन हैं, देखिए, जिसमें वो अभी गाड़ी जा रही है। और ये बीच से देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं। ये बीच से जो बीच का जो हिस्सा है जिससे गाड़ियाँ आ रही हैं, बीच के हिस्से से, ये इसी तरह से अगर आप आए तो आपका चालान कट जाएगा। अब करना क्या होगा चालान से बचने के लिए? ये जो सड़क है बीच वाली, जैसे देखिए ये गाड़ियाँ जा रही हैं, एयरपोर्ट की दिशा में जा रही हैं। सिर्फ इसी दिशा में गाड़ियां इस बीच वाली सड़क में चल सकेंगी। यानी कि एयरपोर्ट अगर जाना है तो आपको वीआईपी रोड की जो 3 जो सड़कें हैं जिसमें तमाम शहर के वीआईपीज चलते हैं, नेता चलते हैं, अफसर चलते हैं, आम लोग चलते हैं, उसमें बीच वाली सड़क आपको एयरपोर्ट के लिए इस्तेमाल करनी है। अब अगर आप एयरपोर्ट से वापस आ रहे हैं तब आपको जो 2 तरफ सर्विस लेन बनी हुई हैं, एक रोड की दूसरी तरफ है, एक रोड की दूसरी तरफ है, उसमें आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं। जैसे देखिए इस तरफ गाड़ियाँ सर्विस लेन में अभी आ रही हैं। सर्विस लेन में जो गाड़ियां आ रही हैं सर्विस रोड में, वहां से आप वापस आ सकते हैं। आपको अगर एयरपोर्ट की दिशा से वापस आना है तो इस तरफ आप आ सकते हैं। अब एक पेंच और है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वो फुंडहर चौक है। यहाँ पर सड़क अलग अलग जगहों पे डिवाइड है। चौराहा है, उधर से भी रोड, उस तरफ से भी एक्सप्रेस वे से आती हैं गाड़ियाँ, कमल विहार की इलाके से, और दूसरे तरफ से भी आती हैं गाड़ियाँ। अब ये जो गाड़ियाँ हैं, ये अगर यहाँ से वापस आते आते अगर जैसे बीच वाली सड़क पर जाकर वहाँ जाएंगी राम मंदिर की दिशा में, तो इनका चालान कट जाएगा। अगर उस तरफ जाना है तो आपको ये देखिए जो सर्विस लेन है, इस सर्विस लेन का इस्तेमाल करना होगा, तब आप चालान आपका नहीं कटेगा। अगर आप एयरपोर्ट आ रहे हैं और तो भी अगर आप सर्विस रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रोड दोनों तरफ के लिए चालू रहेगी। अगर आप उसमें भी जा रहे हैं या आ रहे हैं तो आपका चालान नहीं कटेगा। लेकिन अगर बीच वाली सड़क में आप अगर चलाते हैं गाड़ी तो आपका चालान कटेगा। अगर आप यहाँ फुंडहर से वापस आ रहे हैं और यहाँ से होते हुए अगर आपने गाड़ी इस बीच वाली सड़क पे मोड़ दी,
इस बीच वाली सड़क पे अगर आपने गाड़ी चला दी रायपुर शहर की तरफ तो आपका चालान कट जाएगा। 22 सितंबर की सुबह से ये व्यवस्था लागू की जाएगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी किया है। 22 सितंबर से इसे लागू किया जा रहा है। इस वजह से अभी ये इन्फॉर्मेशन काम की है। देखिए, जैसे वो सफ़ेद कार जा रही है शहर की ओर, अगर आप ऐसे गाड़ी चलाएंगे तो आपका चालान कट जाएगा। अब जैसे देखिए, ये फुंडहर की तरफ से आई गाड़ी और ये बीच वाली सड़क पे चले गई, ऐसे आप गाड़ी चलाएंगे तो इस सड़क में चालान कट जाएगा। आपको सर्विस रोड का इस्तेमाल करना होगा। सिर्फ एयरपोर्ट की दिशा में जाने के लिए इस बीच वाली सड़क का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बीच में ये सड़क है, इसका आपको एयरपोर्ट जाने के लिए इस्तेमाल करना है। जो तेलीबांधा थाना इलाके में ये सड़क आती है, तो उनका कहना है कि पिछले 20 महीनों में इस सड़क पर हादसे हुए हैं। एक बोर्ड भी लगाया गया है और भी बोर्ड लगाए जा रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि इससे पहले भी ये सड़क करीब कई सालों से ये वन वे ही है, लेकिन इस नियम का पालन यहाँ पर नहीं हो पा रहा था। पॉलिटिकल दबाव कह लीजिए या स्थानीय प्रशासन की लापरवाही कह लीजिए, इस सड़क पर तमाम हादसे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर क्लब पब्स भी हैं, एयरपोर्ट जाने की हड़बड़ी भी होती है, तो तमाम यहाँ पर हादसे हुए। 16 लोग इस सड़क में मारे जा चुके हैं पिछले कुछ ही महीनों में। ये आंकड़ा छोटा है, और भी बढ़ सकता है, और भी पिछला अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो बड़ा आंकड़ा आ सकता है। लेकिन अब 22 सितंबर की सुबह से कोशिश है कि सख्ती से इस नियम का पालन कराया जाए। जो जानकारी हमने अभी दर्शकों को बताई वो समझने योग्य है कि कैसे आप अपने चालान से बच सकते हैं और कैसे बीच वाली सड़क का ही। ठीक है सुमन, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। आपसे अपडेट लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे एशिया कप में सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले की। तो एशिया कप में भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच में भारत ने जबरदस्त शुरुआत की है। 100 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप लगी है शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के बीच। अभिषेक शर्मा ने तूफानी अर्धशतक जड़ा है और केवल 30 बॉलों में 56 रन बनाकर अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं। शुभमन गिल की बात करें तो 26 बॉलों में 45 रन बनाकर वो खेल रहे हैं और केवल 9 ओवर में ही भारत ने 102 रन बना लिया है। और केवल अब भारत को ज़रूरत है 70 से भी कम रनों की और रन बॉल अब भारत को चाहिए। तो जिस शुरुआत की हम उम्मीद कर रहे थे भारतीय टीम से, वो शुरुआत अब भारत को मिल गई है और जीत की तरफ भारतीय टीम बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और उम्मीद करते हैं कि 5-6 ओवर में ये मैच ख़त्म हो जाएगा। हालांकि ये गेम क्रिकेट का, इस पर कुछ भी प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह से भारत ने बैटिंग की है, ज़बरदस्त शुरुआत। अभिषेक शर्मा ने शानदार बैटिंग की, केवल 31 बॉलों पर 57 रन बनाकर वो खेल रहे हैं। शुभमन गिल भी उनका बखूबी साथ देते नजर आए। 26 बॉलों पर 45 रन बनाकर शुभमन गिल खेल रहे हैं और भारत जबरदस्त जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है। बहुत शानदार शुरुआत भारत ने की है। 100 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप लगी है शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की तरफ से। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। बीसीसीआई की नई कार्यकारिणी में प्रभतेज सिंह भाटिया को जगह मिली है। जॉइंट सेक्रेटरी बने हैं प्रभतेज भाटिया। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को रिप्रेजेंट करते हैं प्रभतेज और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें बधाई दी है। फिलहाल अभी कोषाध्यक्ष हैं प्रभतेज भाटिया, तो जॉइंट सेक्रेटरी बने हैं और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें बधाई दी है। चूंकि बीसीसीआई की नई कार्यकारिणी में प्रभतेज सिंह भाटिया को जगह मिली है, जॉइंट सेक्रेटरी बनाए गए हैं। इधर बिलासपुर के रतनपुर में बीच सड़क पर बर्थडे मनाने का जो मामला है, ये अब गरमाया हुआ है। क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद होगा, तलवार से ये लोग केक काट रहे थे। 15 लोगों पर आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर की गई है। IBC 24 ने आप तक ये वीडियो और इस खबर को प्रमुखता से पहुंचाया था। इस मामले में कार्रवाई हुई है। बीच सड़क पर किस तरह से तलवार से केक काटा था और अब 15 लोगों पर आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर हुई है। मुरैना में 2 पक्षों में पैसे के लेन देन को लेकर फायरिंग हुई है। लेन देन को लेकर कई सालों से विवाद चल रहा है। माता बसैया थाना क्षेत्र की नाका गांव की घटना है। गोलियों की आवाज से गांव में दहशत का माहौल है। मुरैना की ये तस्वीरें देख रही है, जहां लेन देन को लेकर कई सालों का ये विवाद अब फायरिंग तक जा पहुंचा है।
इंदौर के एमवाई अस्पताल के चूहा कांड को लेकर अब जयस ने अनिश्चितकालीन धरना दिया है। जयस कार्यकर्ता अभी भी एमवाई अस्पताल के गेट के बाहर धरना दे रहे हैं और आज सुबह से जयस ने यह विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। एमवाई के अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज के डीन को हटाने की मांग जयस के कार्यकर्ता कर रहे हैं और अस्पताल के गेट के बाहर धरने पर बैठे हैं। तो इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहा कांड को लेकर लोगों का आक्रोश अब भी खत्म नहीं हुआ है। रविवार को जय आदिवासी युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने एमवाई अस्पताल के मेन गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान अधीक्षक और डीन को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की। जी देखिए, हम लोग एमवाई में चूहा उतरने की वजह से 2 नवजात बच्चों की जो मृत्यु हुई थी उसी मामले को लेकर बैठे हैं। यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी है, डीन, एमवाई अस्पताल के अधीक्षक, इनको अभी तक निलंबित नहीं किया गया है। छोटे मोटे अधिकारियों को हटाया गया है। यह घटना नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होना चाहिए और इनका निलंबन और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो, इसी मांग को लेकर हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं। कवर्धा जिले के कामठी गांव में एक बार फिर से 2 पक्षों के बीच तनाव के हालात बने हैं। विवाद के बाद हिंदू पक्ष का बयान सामने आया है जो कह रहे हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने दुर्गा पंडाल को उखाड़कर फेंक दिया। बेकाबू भीड़ ने मंदिर परिसर के बाउंड्री वॉल को भी तोड़ दिया। फिलहाल गांव में भारी संख्या बल में पुलिस तैनात है और हालात नियंत्रण में है। दुर्गा प्रतिवर्ष के अनुसार ये साल भी रखना रही समला और यही में रखथन मंच में हिंदू धर्म के विरोधी जैन आदमी है तेन मना के हमारा टेंट ला उखाड़ के बाहर निकाल दी। क्यों खर कारण है कि आप लोग के यहाँ हिंदू धर्म के रीति रिवाज से आप कुछ नहीं कर सकते। मारपीट थोड़कन से हो है, पुलिस वाले मन करीन है थोड़कन जबरदस्ती लेडीज लोग को मार रहा था, 2-3 लोग को मारा था। तो उसी नाम से हम पूछे क्या के लिए मारता है कि कहता हम लोग को 4 पुलिस झीक कर मार दिया। सुबह यहाँ पंडाल लग रही थी दुर्गा जी बिठाने के लिए, तो कुछ लोगों ने इसका जो पहले से एक समिति सो कॉल्ड समिति है यहाँ की, उस समिति ने यहाँ से विरोध किया। उस पर से इन लोगों में विवाद हुआ। तो पुलिस जब पहुँची तो दीवार में इधर से पुलिस करती थी, उधर से वो धक्का मुक्की हुई, जहाँ दीवार भी गिर गई है। और उसी को शांति बनाए रखने के लिए हमने अपील करते हुए और जो परंपरा अनुसार पहले जहाँ देवी जी रहती थी वहीं देवी जी रखी जा रही हैं। और अभी आप देख रहे हैं जैसा कि पंडाल लग रही है और सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। छिंदवाड़ा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, लेकिन छिंदवाड़ा शहर के फव्वारा चौक पर प्रदर्शन के दौरान हादसा हो गया। पुतला जलाने के दौरान किसी ने अचानक ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया, जिससे आग बुझाने की कोशिश कर रहे एसआई नारायण बघेल और प्रधान आरक्षक युवराज रघुवंशी झुलस गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। टीआई का कहना है कि जांच जारी है। बहुत ही गलत तरीका है उस आग को बुझाने के लिए पुलिस द्वारा पूरा प्रयास किया गया। हमारा एक सब इंस्पेक्टर के पैर में आग लगी, जिससे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हमारे यहाँ प्रधान आरक्षक है, उसके हाथ में चोट आई, 1-2 पुलिस वालों को और चोटें आई हैं। फुटेज देखे जा रहे हैं उसमें। जबलपुर के खमरिया इलाके में लव जिहाद की कोशिश को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला है। खुद को हिंदू बताकर एक मुस्लिम युवक ने 2 बहनों से दोस्ती की, फिर शादी का वो दबाव बना रहा था। सूचना मिली तो हिंदू संगठन ने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। कहीं से पता चला कि वह मुसलमान है, पहले बन के बात करने की कोशिश किया और बात भी किया। फिर मैंने उसको कुछ पैसे दिए, वही लगभग 2-3 लाख रुपए अपने घर से। फिर जब मुझे पता चला वो मुसलमान है तो मैंने उससे बात करना छोड़ दिया। फिर उसने बहुत कोशिश की कि फिर से बात करे, लेकिन मैंने नहीं किया। फिर उसने मेरी छोटी बहन को फंसाने की कोशिश किया उस जाल में और मेरी बहन उसके जाल में फंस गई। फिर वाशिद मंसूरी नाम का एक लड़का था जो हिंदू युवती को काफ़ी समय से परेशान कर रहा था। जब उस लड़की को पता चला कि ये मुस्लिम है तो उसने बातचीत करना छोड़ दिया। उसके बाद में उसकी छोटी बहन को उसने फंसाया और उससे भी पैसों की डिमांड कर रहा है वो, और उसको परेशान कर रहा है।
हिंदू संगठन के द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि एक विशेष समुदाय के लड़के के द्वारा एक लड़की को परेशान किया जा रहा था, जो शिकायत जांच में लिया जाकर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर में एक युवती को उसके ही परिवार और ससुराल वालों ने अपहरण कर लिया। युवती गरबा प्रैक्टिस कर रही थी, तभी आरोपी वहां पहुंचे और उसे घसीटते हुए ले गए। हालांकि 2 घंटे के भीतर पुलिस ने नाकेबंदी कर उसे, इस युवती को सुरक्षित उनके परिजनों तक पहुंचा दिया। बंदूक की नोक पर इधर वो प्रैक्टिस कर रही थी, आरोपी वहां पहुंचे और युवती को घसीटते हुए अपने साथ वो ले गए। इस दौरान वहां मौजूद दूसरे युवतियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने पिस्टल निकाल लिया। युवतियों को डर था, पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपियों को पकड़ लिया। और विगत करीब 3 माह से ही जो है यहाँ रह रही थी, जिसके संबंध में इसके जो मायके और ससुराल पक्ष के लोग नाखुश थे। तो ये जो घटना अपहरण की जो अंजाम दिया गया, वो महिला के मायके एवं ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा ही मिलकर अंजाम दिया गया। सीधी के नेहरू चौराहे में स्थापित पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा गिराने की सूचना से हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुरानी मूर्ति को स्थापित कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। महासमुंद में हर घर में मुफ्त बिजली हितग्राही के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। ये मामला रेलवे स्टेशन रोड निवासी रामपाल बग्गा का है। 2024 में 5.5 लाख रुपए से 5-5 किलोवाट के 2 सोलर सिस्टम इन्होंने लगवाए थे। वेंडर ने टोटल सिस्टम के मेंटेनेंस का 5 साल की वारंटी दी थी। इस साल मई में तेज़ हवा और अंधड़ से एक सोलर पैनल हवा में उखड़कर गिर गया। 2 सोलर पैनल सड़क पर जा गिरा। इससे एक 5 किलो का सिस्टम बंद हो गया। इसकी शिकायत जब वेंडर से की गई तो उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट में हवा से सोलर पैनल उखड़कर उड़ जाने की कोई वारंटी नहीं है। हितग्राही परेशान है, दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। 5-5 किलोवाट के 2 सोलर पैनल लगवाए थे अपने घर की छत पे। मेंटेनेंस की 5 वर्ष की गारंटी दी थी और सिर्फ प्लेटों की 25 वर्ष की वारंटी दी थी, लेकिन अब वो वारंटी देने में आनाकानी कर रहे हैं। और मेरा कहना है कि प्लेटें जो लगाई थी लापरवाही पूर्वक लगाई गई थी। हमारी जानकारी में भी आ गया। मैंने खुद अभी जस्ट आपसे बात होने पहले उनसे ही बात किया, मैं उसका सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। सॉल्यूशन नहीं करेगा तो ऊपर उच्च अधिकारियों को इनकी शिकायत किया जाएगा और इनकी जो वेंडर का जो रजिस्ट्रेशन है उनके ऊपर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाएगा। राजिम के ग्राम पंचायत तर्री में शीतला मंदिर के पास सड़क किनारे स्थित 2 बरगद के पेड़ों को काटे जाने का मामला आया। बताया जा रहा है कि पेड़ को काटकर ट्रैक्टर से ले जाया जा रहा था, तब ग्राम पंचायत के पंचों ने इसका विरोध किया तो काटे गए पेड़ से लदी हुई ट्रॉली को मौके से छोड़कर लोग चलते बने। आरोप है कि तर्री के सरपंच के पति लखन सिन्हा और सचिव ने इन पेड़ों को काटा है। बरगद के पेड़ को काटते हुए हमने देखा है, लेकिन जैसे ही ये गाड़ी में लोड करके इसको लगाए, हम गाड़ी वाले को रोके तो गाड़ी वाले ने स्पष्ट नाम दिया कि ग्राम पंचायत तर्री सरपंच ने और सतीश वर्मा ने इस पेड़ को कटवाया है, जो कि बेहद ही निंदनीय है और हम इसकी पूरी निंदा करते हैं और कठोर कार्रवाई चाहते हैं इसमें। जीवित पेड़ को कटवाना, उसके पहले कितने लगाए थे पेड़, ये पहले हमको साबित करे। शासन कितना पैसा आता है पेड़ लगाने के लिए, लेकिन पेड़ लगा नहीं पाते, पैसे भटक जाते हैं, खा जाते हैं। आज वो जीवित पेड़ को, आज 40 साल पहले पुराना पेड़ है, जहाँ वो ऑक्सीजन दे रहा था, लोगों को छाया दे रहा था। परमिशन के पेड़ काटा गया तो उस संबंध में संबंधित जो पंचायत के पदाधिकारी उनसे जानकारी ली जाएगी, उनसे SCN जारी करके जवाब दिया जाएगा, उसका कार्रवाई की जाएगी। गौरेला पेंड्रा मरवाही के वन मंडल में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस योजना में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और नियमों की खुलेआम अनदेखी सामने आ रही है। मामला पेंड्रा रेंज के लाटा जोड़ा तालाब क्षेत्र का है, जहां वन विभाग के कर्मचारियों ने पौधों की सुरक्षा के नाम पर सीमेंट के 2 पोल के बीच लकड़ी की बल्ली लगाकर अनोखा कारनामा कर दिया है। मरवाही वन मंडल के पेंड्रा वन परिक्षेत्र के लाटा जोड़ा ग्राम में ग्रीन क्रेडिट योजना के अंतर्गत 16,000 पौधों का रोपण किया गया था। इनकी सुरक्षा के लिए नियमों के मुताबिक जाली सीमेंट के पोल लगाए जाने थे, लेकिन मनमानी का आलम आप तस्वीरों में देखें।
खबर शहडोल से है, जहां करोड़ों की लागत से बनी नहर 9 महीने भी नहीं टिक सकी। 3 किलोमीटर लंबी नहर 6 महीने के अंदर टूट गई। सैकड़ों किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। इतना ही नहीं, खेत की मिट्टी का कटाव और मेड़ बहने से खेतों का स्वरूप भी बदल गया है, जिससे किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। इस साल मई जून में नहर बना है और पूरी नहर ध्वस्त होकर बह गया, पूरी फसल भी बर्बाद हो गया। करीब करोड़ रुपए का ये लागत से बना होगा। वो इतना पतला बना है सर, एकदम जीरो में, और थोड़ा भी पानी आता है कि कोई मवेशी बैल बकरी वगैरह उसमें चल के निकल गए तो वो टूट जाता है। अभी पिछले मार्च अप्रैल में बना था, गर्मी में, और अब पूरी बरसात में तो पूरी नहरें टूट गई है, जहाँ से बना है वहाँ से आगे तक। ये शहडोल के अंतर्गत अभी नहर का निर्माण का काम चल रहा है, अभी वो निर्माणाधीन कार्य है। अभी बरसात में अगर उसमें खबर रायसेन से है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक देश एक चुनाव अभियान के तहत आयोजन जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव से फायदे क्या क्या हैं ये भी बताए और इस संबंध में जानकारी साझा की। भारत की प्रगति और विकास में आज सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो लगातार होने वाला चुनाव। धन का अपव्यय होता है, लाखों करोड़ रुपया खर्चा होते हैं फालतू। सबने मिलकर अलग अलग ये प्रस्ताव पारित किए हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव ही देश के हित में है। मुरैना के कैलारस में बंद पड़े शक्कर कारखाने को लेकर जीवाजीगंज में किसान मजदूर संघ ने महापंचायत बुलाई और उसमें मंच पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, किसान नेता राकेश टिकैत, राज्यसभा के सांसद अशोक सिंह, कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ये सब मौजूद रहे और आरएसएस पर उन्होंने निशाना साधा। मुख्यमंत्री रहते हुए इस कारखाने के हित में बोल के गए, चालू कराने की बात करेंगे। शक्कर कारखाना बहुत बड़ी चीज है, देश के कृषि मंत्री के लिए नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस जमीन को बेच के खानी, किसी न किसी रूप में इसका दोहन करना है, और वही कारण है कि ये एक नया परिपत्र आया। ये जो आरएसएस है ना, हमको लगा दिया धार्मिकवाद में, हमको लगा दिया जातिवाद में, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम पर लगा दिया सब, लेकिन तुम बर्बाद कर दिए, उनकी समझ में आ गया। अब नागपुरिया सर्टिफिकेट तो भाई हमको चाहिए नहीं, ये बर्बाद इस देश को नागपुरिया सर्टिफिकेट करेगा, उससे बच करो। बीजेपी और बीजेवाईएम की तरफ से पीएम मोदी के जन्मदिन के अगले 15 दिनों तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज देश भर में नमो युवा रन का आयोजन किया गया। भोपाल और रीवा में जो आयोजन हो रहे हैं इसकी तस्वीरें आप देखिए। भोपाल, रीवा समेत 8 शहरों में नमो युवा रन का आयोजन किया गया। नशा मुक्त भारत का संकल्प लेकर ये मैराथन शुरू हुआ। युवाओं के लिए मैराथन दौड़ के माध्यम से स्वस्थ रहो, मस्त रहो, निरोगी रहो, इस भाव के आधार पर ये जो मैराथन दौड़ के माध्यम से देश की प्रगति में युवा कदम से कदम मिला के चले, स्वदेशी को अपनाए, नशे की लतों से दूर रहे, इसी भाव के आधार पर मध्य प्रदेश में 8 जगह ये इस प्रकार की मैराथन दौड़ अलग अलग हुई है। नशे के खिलाफ लड़ाई और मजबूत हो, हर युवा इसमें जुड़े। इस देश को यदि हिट होना है तो इस देश को फिट होना है। इस संदेश के साथ आज ये मैराथन का आयोजन किया गया है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी और देश और प्रदेश की सरकार चला रही है, जिसमें कई प्रकार के रचनात्मक कार्यों को हाथ में लिया गया है। तो बीजेपी और बीजेवाईएम प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अगले 15 दिनों तक सेवा पखवाड़ा मना रही है और इसी के तहत नमो युवा रन का आयोजन भी किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने इसे हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ को रवाना किया है और छत्तीसगढ़ में भी कई जगह इस तरह के आयोजन हुए हैं। बिलासपुर में तोखन साहू ने मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस आयोजन में विधायक अमर अग्रवाल भी मौजूद रहे। इधर खेलो इंडिया के तहत भिलाई में संसद खेल महोत्सव का आगाज़ हुआ। बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 2 में सांसद विजय बघेल ने मसाल रैली को रवाना किया।
25 दिसंबर आएगा जब हमारे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस, उस दिन पूरे बड़े स्तर पे पूरे लोकसभा क्षेत्र से खिलाड़ी जीत के आएंगे, उनका टूर्नामेंट फाइनल होगा और उस दिन पुरस्कार वितरण होगा। अनेक अवार्डी को हम लोग उसमें सम्मानित भी करेंगे, अनेक ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों का हम उसमें सम्मान करेंगे। छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा विभाग ने सेवा पखवाड़ा के तहत नमो युवा मैराथन का आयोजन किया। मरीन ड्राइव में सुभाष स्टेडियम तक हजारों युवाओं ने दौड़ लगाई। डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री गुरु खुशवंत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। आज पूरे देश भर में नमो रन मैराथन का आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी डिप्टी सीएम अरुण साव जी, मंत्री हैं गुरु खुशवंत जी और तमाम बीजेपी के बड़े नेता कार्यकर्ता भी जो है मैराथन कर रहे हैं। और ये मैराथन दरअसल है कि कैसे भारत को, छत्तीसगढ़ को जो है नशा मुक्त बनाया जा सके। और हमारे साथ जो है खेल विभाग के मंत्री भी हैं अरुण साव जी। साव जी क्या कहेंगे? नमो युवा रन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 75 जन्मदिवस के अवसर पर देश भर में 75 शहरों में नमो युवा रन का आयोजन किया जा रहा है। नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए, नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए ये नमो युवा रन का आयोजन हो रहा है। रायपुर में इतना भव्य नजारा और बड़ी संख्या में युवा आज नमो रन में भाग ले रहे हैं। सर, हमारे साथ जो है गुरु खुशवंत जी है। खुशवंत जी, आप तो दौड़ते ही रहते हैं, क्या कहेंगे? निश्चित ही स्वस्थ भारत रहने के लिए, स्वस्थ युवा रहने के लिए दौड़ना जरूरी है। और आज के समय में इस प्रकार हम जब स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित ही हमारी जो गोल है उसको अचीव करने में हमको बहुत आसानी होगी। आपने देखा ये तमाम बीजेपी के बड़े नेता और युवा और स्कूल कॉलेज के बच्चे भी मोदी रन मैराथन में शामिल हुए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। अंबिकापुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कई निजी अस्पताल में आयुष्मान की गड़बड़ी हो रही है। हम सभी शिकायतों पर जांच और कार्रवाई कर रहे हैं। आयुष्मान में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बड़ी सौगात दी है। GST कम होने से सभी वर्गों को लाभ होगा। नवरात्र के दिन से देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। स्वदेशी अपनाएंगे तो प्रदेश और देश आत्मनिर्भर बनेगा। उस पर निरंतर हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपका ये कहना सही है कि कई हॉस्पिटलों में इस प्रकार की बातें आई हैं, आप लोगों ने दिखाया भी है। उसके अलावा भी हम लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और कोई भी आयुष्मान में गड़बड़ी करने वाले बचेंगे। ये GST कम होने से जो रोजमर्रा की वस्तुएं जो उपयोग हम करते हैं, मुझे लगता है कि देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का कल नवरात्रि के दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उपहार दिया है। निश्चित रूप से इससे देश और आत्मनिर्भर बनेगा। अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो स्वदेशी उपयोग करना होगा। इस बार नवरात्रि की शुरुआत दोहरी खुशी के साथ हो रही है। सोमवार यानी 22 सितंबर से करीब 375 चीज़ों पर GST की दरें बदलने वाली हैं। रोज़मर्रा की ज़रूरत से लेकर गाड़ियों और दवाओं तक की कीमतों में फ़र्क पड़ेगा। बाजार में इसका क्या असर है, जायजा लिया है हमारे संवाददाता सुमन पांडे ने। GST की दरों में बड़ा बदलाव हुआ है। इसका असर बाजार में भी देखने को मिल रहा है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं उनके रेट्स में भी तब्दीली आ रही है और नए रेट्स पे बुकिंग्स भी शुरू हो रही हैं। हमारे साथ युवा कारोबारी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं GST में जो भी सर बदलाव हुआ है उसका इम्पैक्ट मार्केट में कैसे देख रहे हैं और क्या फ़ायदा होने जा रहा है आम आदमी को? गवर्नमेंट ने जो GST का बदलाव किया 28 से 18, जो खासकर हमारे LED TV और AC पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि 28 से 18 हुआ है। ग्राहक को सीधा 10% की छूट मिल रही है। इससे ऐसा लगता है सर बाजार ना दिवाली से पहले दिवाली मनेगी और साल भर इस बार बहुत अच्छा। जो हम गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू लॉस हुआ भी है, ज़्यादा सेल करने पूरा रेवेन्यू लॉस कवर हो जाएगा। बहुत ही शानदार इस बार बाजार में कस्टमर का उत्साह भी है। पिछले कई दिनों से लोग बुकिंग करा रहे हैं कि जैसे ही आपका GST चेंज होता है आप 22 तारीख को माल भेजिए। और कल से भी ऐसा लगता है कि दिवाली टाइप की सेल हमको कल से मिलना चालू हो जाएगी। देखिए पुराना अभी जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, सरकार ने GST को चेंज किया है, तो जो GST मेरे पास आगे एक्स्ट्रा आया हुआ है वो आगे हमारे सेट ऑफ में मिल जाएगा। तो ग्राहकों को तो सीधा असर मिलेगा, चाहे मैं नया स्टॉक खरीदूं जो या मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, सारे स्टॉक पे कस्टमर को सीधा 10% GST की छूट मिलेगी।
और ये फ़ायदा साफ तौर पे कंपनियों ने भी क्लियर कर दिया है कि उनको देना है। सरकार ने भी इस बार बहुत अच्छा चलाया कि हर कंपनियों को डायरेक्शन दिया हुआ है कि आपको ये छूट का असर ग्राहकों को देना। हमने भी वैसी ही तैयारी की हुई है। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया, जो LED टीवीज़ हैं इनमें पहले 28% GST था, इसमें अब हो गया 18%। एयर कंडीशनर जो एक बहुत बड़ा सेक्टर था और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, इसमें भी 28% से 18% में, मतलब ऐसे समझें अगर AC लेने जा रहा है कस्टमर, उसको 3000 से 5000 की छूट मिलेगी। LED में उसको 2500 से 10000 तक भी छूट जाएगी, क्योंकि बड़े टीवी बिकते हैं जिसमें GST का असर ज़्यादा बड़ा दिखेगा। GST में तब्दीली आई है, इससे साफ तौर पर कारोबारियों का कहना है कि दिवाली से पहले दिवाली है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी एक बड़ा फायदा है। कैमरा पर्सन रेणु प्रसाद के साथ IBC 24 के लिए सुमन पांडे। हालांकि इस सौगात का कांग्रेस सियासी इसे मुंह बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि अगर बदलाव हुआ है तो मतलब साफ है कि जनता पर जानबूझकर महंगाई थोपी गई थी। GST के नाम से आम जनता को लूटा गया है, और आज अगर GST रिफॉर्म को ये बचत उसको कह रहे हैं, ये तो आर्थिक चोट जो पहुंची है जनता को 8 सालों तक, उस पर तो नमक डालकर जख्मों को हरा कर रहे हैं। आज भी GST में और बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों की आय खत्म हो चुकी है। ऐसे में सरकार को GST के स्लैब को और डाउन करना चाहिए, जिससे गरीब जनता, किसान, मध्यम वर्गीय परिवार है, उनको लाभ मिल सके। 22 सितंबर से ज़रूरत के सामानों पर अब केवल 2 स्लैब में GST लगेगा, यानी केवल 5% या फिर 18%। इसमें आम ज़रूरत की चीज़ें, पनीर, दूध, पिज़्ज़ा, ब्रेड, कॉपी, पेंसिल, जीवन रक्षक दवाइयाँ, ये सब सस्ती होने जा रही हैं। भोपाल के लोग केंद्र सरकार के इस तोहफे से खुश हैं। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता हरप्रीत कौर रीन। केंद्र सरकार ने देश के लोगों को नवरात्र का तोहफा चीज़ें सस्ती करके दिया है। इस वक्त हमारे साथ 10 नंबर मार्केट के ये दुकानदार मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि कितना फ़र्क दुकानदार और ग्राहकों को पड़ने वाला है। नहीं पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। कोई GST कम होने से कीमतें भी कम होंगी, ग्राहकों को फ़ायदा होगा, मार्केट में बूम आएगा। तो ग्राहक पर इंतजार में बैठा हुआ है कि वो जब तक लागू हो और उसके बाद कीमतें कम हो, उसके बाद खरीदारी करें। तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। ये इंतजार कितना होगा, कब से? हालांकि नवरात्र पहले दिन से कहा जा रहा है कि ये स्लैब लागू हो जाएगा। मैडम, नवरात्र आ रही, दीपावली आ रही है, और जो छोटा खरीदार है वो कुछ ना कुछ उम्मीद में बैठा रहता है। ये सरकार का बहुत ही एक अच्छा कदम है GST के प्रति, क्योंकि अभी ऑटोमोबाइल्स, हर आदमी दीपावली, नवदुर्गा, इसमें नई गाड़ी लेता है, तो उसमें फ़र्क तो पड़ेगा। कब से इसकी शुरुआत होगी? नवरात्र का पहला दिन कहा जा रहा था। बिल्कुल, न पहले दिन से ही शुरुआत होगी। आज सरकार ने घोषणा की हर मार्केट में हर्षोल्लास है, व्यापार बढ़ेगा, आदमी को 2 पैसे बचेंगे। लोग यहाँ पर बाजार में आए हैं, खरीदारी करने आए हैं। लोगों से बात करेंगे कि सामान सस्ता किया है केंद्र सरकार ने GST स्लैब में बहुत। क्या आप एक गृहिणी हैं, कितनी राहत मिली आपको? अभी तो शुरुआत की है, जैसे अभी तो शुरुआत ही है, तो अभी तो खरीदारी अब चालू होगी। नवरात्रि अब कल से चालू होंगे, तो अभी भी आज मैंने पेपर में पढ़ा था कि घी के दाम बहुत कम हो गए। तो नवरात्रि में वैसे ही मीठा बनता है 9 दिन, तो उसमें बड़ी राहत मिलेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। गाड़ी और AC के दाम भी कम हुए। जी, गाड़ी भी मुझे लेना है एक्सचेंज करके। मेरी गाड़ी पुरानी हो गई है, 25 साल पुरानी है, तो वो भी बिल्कुल लेंगे, वो उससे भी फर्क पड़ेगा लगता है। लोग देखिए खुश नज़र यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो बड़े खरीदार हो, छोटे खरीदार हो, बड़े दुकानदार, छोटे दुकानदार हो। उन सभी का ये कहना है कि इसका जो असर है वो दुकानदारों को तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, लेकिन जो ग्राहक हैं वो भी खासे खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नवरात्र का ये तोहफा केंद्र सरकार ने उन्हें दिया है। और ये नवरात्र और इसके बाद जब दिवाली होती है तो लोगों की बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं, घर सजाने की, नई प्रॉपर्टी लेने की, या फिर गाड़ी लेने की, घर को सजाने का जो सामान है वो लेने की। ऐसे में एक बड़ी राहत जो सरकार ने उन्हें दी है, तो उनके लिए ये त्योहार की तो खुशी है, दोहरी खुशी ये स्लैब कम होने से भी मिल गई है। कैमरामैन विनेश श्रीवास के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेल। दतिया के सिवड़ा में एक बड़ा हादसा हो गया। सिंध नदी के जलप्रपात सनकुआ पर नहाने गई 6 बच्चियां अचानक नदी की तेज धार में डूबने लगी। वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने 5 बच्चियों को तो बचा लिया, लेकिन एक 12 साल की लड़की है सिमरन, उसकी तलाश अब भी जारी है और रेस्क्यू किया जा रहा है। SDRF की टीमें तलाश कर रही हैं उसकी। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी की पिछले दिनों महत्वपूर्ण रिव्यू मीटिंग हुई थी। इस बैठक में नहीं आने वाले 100 से ज़्यादा जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस जारी किया। इस बैठक में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और प्रभारियों के कामों की समीक्षा की गई थी और इसके आधार पर आने वाले दिनों में अच्छा काम करने वाले पदाधिकारियों को प्रमोशन दिया जाना है।
हमारे नए प्रदेश प्रभारी उस दिन आए हुए थे और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ली गई थी। इसमें 11 घंटे उस दिन बैठक चली थी और जिला वाइज विधानसभा वाइज एक रिव्यू बैठक ली गई थी। इसमें तय किया था कि आने वाले समय में किन विधानसभाओं में जो हमको बदलाव करना है, किन प्रदेश कार्यकारिणी का बदलाव, जिन जिला अध्यक्ष में बदलाव करना है, और जो जिला अध्यक्ष जो प्रदेश कार्यकारिणी के लोग वहाँ नहीं आए थे वो सबको नोटिस दे दिया गया है। और ऐसे करीबन 50 से ज़्यादा लोग थे जिन्हें नोटिस दिया गया है और 50 अधिक लोग जिन्हें नोटिस के माध्यम से जानकारी मांगी है कि आपका संगठन में काम करने का इंटरेस्ट है कि नहीं। जो युवा कांग्रेस का जो बैठक हुआ था उसमें जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश के कई पदाधिकारी नदारद थे। ये बतलाता है कि कांग्रेस में किस प्रकार से अंतर्कलह चल रही है कि वो उनको यही समझ में आ रहा है कि उनको कौन से नेताओं का सुनना है। सारे बड़े नेता एक दूसरे पर लड़ रहे हैं, कोई नमस्ते करता है, दूसरा नमस्ते नहीं करता। एक अध्यक्ष का अलग बयान आता है, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी का अलग बयान आता है। खबर खंडवा से है, जहां सूरत छपरा एक्सप्रेस की पेंट्री में गंदगी मिलने पर डीआरएम ने नाराजगी जताई। डीआरएम ट्रेन की पेंट्री में निरीक्षण करने पहुंचे थे और इस दौरान जो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। पेंट्री में गंदगी का अंबार पाया, खाने पीने के सामान में गड़बड़ी पाई। लापरवाह कर्मचारियों और यात्रियों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे थे। इतना ही नहीं, बोतल बंद पानी में भी मनमाने दामों में बेचा जा रहा था। मौके पर आटा और आलू खराब स्थिति में पाए गए, जिन्हें तुरंत फेंकवाया गया। डीआरएम ने अव्यवस्था पर नाराजगी जताई है। इंदौर के देवगुराड़िया के पास टायर फैक्ट्री में आग लग गई। आग की लपटें दूर से दिखाई दे रही थी। भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। खुड़ैल थाना क्षेत्र का यह मामला है। इंदौर की तस्वीर है, देवगुराड़िया के पास टायर फैक्ट्री में आग लगी। आग की लपटें दूर से नजर आ रही हैं। रवि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। रवि, क्या स्थिति है वहां पर अभी? देखिए, फिलहाल अभी मौके पर फायर की टीम पहुंची है। 10 से ज्यादा पानी के टैंकर अभी यूज किए जा चुके हैं और बताया जा रहा है कि जो टायर की फैक्ट्री है उसमें आग लगी है। आग लगने का कारण फिलहाल सामने नहीं आ पाया, लेकिन फिलहाल मौके पर पहुंची फायर की टीम आग बुझाने का प्रयास कर रही है। 2 ओर से फिलहाल कवर अप करके आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि ये आग ज्यादा ना फैले। फिलहाल मौके की टीम फायर की टीम मौके पर पहुंची हुई है और जल्दी से आग पर काबू पाने की बात की जा रही है। नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी देंगे। छतरपुर में घर में खाना बनाते वक्त सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई। हादसे में 3 लोग घायल हैं, एक की हालत गंभीर है। आग बुझाते समय पिता पुत्र झुलसे हैं। पीपड़ थाना क्षेत्र के कस्बे की घटना है। राजधानी रायपुर में सूर्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। 7वें सीजन के कई मैच में प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस टूर्नामेंट के 2 फाइनल मुकाबले 21 सितंबर को खेले गए। सूर्या लॉयंस और फाइटर और शिव शक्ति सरोना और हिंद एंड हिसे टीमों के बीच मुकाबला एयरपोर्ट ग्राउंड में खेला गया। इस टूर्नामेंट में विजेता टीम और खिलाड़ियों को लाखों रुपए की राशि और पुरस्कार दी गई। इस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की 36 टीमों के करीब 600 खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन किया। इसमें हमारी तकरीबन 36 टीमें आई थी और तकरीबन पूरे छत्तीसगढ़ से 600 प्लेयर ने यहाँ पे खेला था। और ये मानसून में होता है, बारिश के मौसम में होता है, तो इस ग्राउंड में हमको कराना पड़ता है, एयरपोर्ट ग्राउंड में। क्रिकेट को लेकर तो बहुत उत्साह है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में स्पेशली। इधर इंदौर के 56 दुकान पर एक अनोखा म्यूजिकल इवेंट किया गया, जिसमें गानों के जरिए ट्रैफिक सुधार और नो कार डे का संदेश युवाओं तक पहुंचाया गया। इस आयोजन में क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश त्रिपाठी, आरटीओ अधिकारी, ट्रैफिक हवलदार समेत कई जिम्मेदार अधिकारी मंच पर आए और युवाओं से ट्रैफिक नियमों के पालन का संकल्प दिलाया। यह आयोजन इसलिए भी खास रहा क्योंकि पहली बार अधिकारी खुद गानों के बोल में ट्रैफिक सुधार का संदेश मिलाकर जनता को जागरूक कर रहे थे। Yeah.
म्यूज़िकल इवेंट इंदौर की 56 दुकान पे नो कार डे को प्रमोट करने के लिए रखा है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ट्रैफिक से जुड़े जितने हमारे अधिकारी हैं, चाहे ट्रैफिक पुलिस मैन हमारी सोनाली जी हों, ARTO हों या क्राइम के DCP राजेश त्रिपाठी जी हों, इन्होंने ट्रैफिक अवेयरनेस के जो गीत लिखे हैं पैरोडी में, वो ही ये गाकर पूरे इंदौर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि। और अब बात नवरात्रि की। मां की आराधना का पर्व कल से शुरू होने वाला है। मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बंगलामुखी मंदिर में नवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बंगलामुखी धाम में इस बार भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। जिला प्रशासन सक्रिय है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 9 दुर्गा के साथ 10 महाविद्याओं की पूजन भी नवरात्रि में होगी, क्योंकि 10 तिथि है। इस कारण से 10 महाविद्याओं की पूजन का बड़ा विशेष महत्व हो रहा है। यहाँ पर हवन आदि की बड़ी तैयारी की जा रही है। अनुमान लगा जा रहा है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में दर्शनार्थी दर्शन करने आएंगे। माँ बंगलामुखी समिति के द्वारा और यहाँ पे जो भी स्थानीय जन हैं उनके द्वारा सहयोग से पूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें हम लोगों ने विशेषतः 3-4 जगह पार्किंग रखी है ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो। जबलपुर में बीते 100 सालों से नवरात्र में दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित होने की परंपरा चल रही है और इस बार जबलपुर में नवरात्र का पर्व बहुत खास होने जा रहा है। बता दें कि सिद्धिवाला बोस बंगाली क्लब ने 1925 में शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने की परंपरा शुरू की थी। 100 साल बाद भी बंगाली क्लब की गूंज पूरी दुनिया देखेगी। इस बार हांगकांग देश दुर्गा पूजा का ग्लोबल पार्टनर बना है, जिसमें नवरात्रि के कार्यक्रम हांगकांग में लाइव दिखाए जाएंगे। साथ ही कार्यक्रम में वेब सीरीज़ के स्टार्स रघुवीर यादव और शानविका सिंह का सम्मान भी किया जाएगा। संस्कारधानी जबलपुर का दशहरा इस बार बेहद खास होने जा रहा है। यूँ तो संस्कारधानी के जबलपुर के दशहरे की धूम और इसकी प्रसिद्धि पूरी देश दुनिया में है, लेकिन इस बार विशेष बात है। वो इसलिए चूँकि सिटी बंगाली क्लब सिद्धिवाला बोस सिटी बंगाली क्लब अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरा कर रहा है और ऐसे में इस बार बड़ा भव्य उत्सव का आयोजन यहाँ किया जाना है। इस वक्त मैं आपको देखूंगा किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। आप देखेंगे कि माता रानी की प्रतिमाएं जो हैं वो यहाँ स्थापित कर दी गई हैं और अंतिम दौर पर ये तैयारियां हैं और सबको इंतज़ार है बैठकी का, जिस दिन स्थापना विधि विधान से यहाँ पर की जानी है। लेकिन मेरे साथ प्रकाश साहा साहब हैं, सिटी बंगाली क्लब जबलपुर के सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले तो सर 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सिद्धिवाला बोस सिटी बंगाली क्लब के, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस बार कैसा उत्सव होने जा रहा है? देखिए, ये जो 100 वर्ष की जो यात्रा रही है, हमारे पूर्वजों ने जो यहाँ तक लेकर आए हैं, तो हम ये चाहेंगे कि इस बार एक इतिहास बने और इसके लिए हमने लगभग 1 साल से हमने इसकी तैयारी की है। इस वर्ष जो है वो भव्य प्रतिमा के साथ 10,000 वर्ग फुट का विशाल पंडाल है और वो पूरा पंडाल जो है स्वदेशी है। स्वदेशी मतलब स्वदेशी वस्तुओं से यह निर्मित है। कलकत्ता के कलाकारों ने इसे बनाया है और इसमें जो है कलकत्ता के पूरे कुटीर जो जैसे सूपा है, टोकनी है, पंखा, हाथ पंखा है, ये जो बांस और इसके जो हस्तशिल्प से इससे ये बनाया गया है पूरा। यहाँ तक कि इसमें पत्तों और इसका भी यूज़ किया गया है। और एक विशेष बात मैं बता दूं कि इस वर्ष जो है इस दुर्गा पूजा में हमारे साथ में हांगकांग जो है वो हमारा ग्लोबल पार्टनर है और हमारे ये पूरे कार्यक्रम जो है वहाँ पर लाइव दिखाए जाएंगे। हमें भारतीय राजदूत और जो हांगकांग में है और साथ में चाइना के जो राजदूत हैं उनका हमें विधिवत लेटर मिला हुआ है। तो हम कहें कि एक अभूतपूर्व आयोजन, अभूतपूर्व जोश और उत्साह के साथ जबलपुर में इस बार होने जा रहा है, क्योंकि सिटी बंगाली क्लब जबलपुर ने 100 वर्ष स्थापना के पूरे कर लिए हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। भिलाई में नवरात्रि की तैयारी पूरी हो गई है। सोमवार से मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना के साथ ही जगह जगह गरबे की धूम होगी। सेक्टर 5 स्थित विजय ऑडिटोरियम ग्राउंड में गरबे की प्रैक्टिस कर रही महिलाओं से बातचीत की हमारे संवाददाता कोमल धनेसर ने।
कल से शुरू हो रही है नवरात्रि, और नवरात्रि को लेकर के हमारे भिलाई के लोग गरबा करने को तैयार है। इस वक्त मैं हूँ सेक्टर 5 के यहाँ पर विजय ऑडिटोरियम मैदान में, और यहाँ पर देखिए गरबा के लेकर के जो पूरी यहाँ की लेडीज है वो बिल्कुल जोश में है, वो उत्साह के साथ में है और पूरी एनर्जी के साथ में यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस कर रही है। और मैं ट्रेनर से जुड़ती हूँ कि आखिर क्या क्या सिखाया है इस बार यहाँ पे? हम लोगों ने यहाँ पे इस साल ढाकला सिखाया है और हमने टिटोड़ो भी सिखाया है, यहाँ पे डांडिया के भी हमने वेरिएशन सिखाए हैं और रिवर्स छकड़ी सिखाया है, और स्पेशल हम लोगों ने यहाँ पर धोरिया वगैरह भी सिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पे बहुत उत्साहित है, कल से चालू होने वाला गरबा, तो कैसा एनर्जी, ऐसा उत्साह? हम लोग बहुत उत्साह है, और ऊपर से हम लोग का डांसर वाले बहुत अच्छे सिखाया है डांडिया, ये हाँ मजा आ गया, मजा आ रहा है। एक स्टेप बहुत अच्छे से सिखाया। कुछ लोग इधर भी खड़े हुए हैं और सब एक ही एज ग्रुप के लगभग, तो इस बार थोड़ा जो एनर्जी काफी ज्यादा दिख रही है आपको। हाँ, एनर्जी बहुत ज्यादा है इस बार, और मैडम ने बहुत अच्छा सिखाया, मुझे कल का इंतजार है। 9 दिन माता का सेवा बहुत अच्छा लगता है। देखिए 9 दिन माता की सेवा, और सेवा के साथ साथ में गरबा। आपको बता दूं कि गरबा आमतौर पर लोग समझते हैं कि एक डांस है, लेकिन डांस फॉर्म नहीं है, गरबा है, माता की आराधना है। गुजरात में गरबा की स्थापना होती है, घट के अंदर दिया जला के माता की स्थापना होती है, वहाँ मूर्ति की स्थापना नहीं होती। और गरबा के चारों ओर जब हम लोग घूमते हैं, वो माता की आराधना करते घूमते हैं, और जो गीत गाए जाते हैं वो माता को प्रसन्न करने के लिए गाए जाते हैं। 9 दिनों तक जब माता हमारे पास आती है तो हम उनके आगमन पे वो गीत गाए, वो गरबा गीत कहलाता है। और गरबा जब बिल्कुल गरबा बीच में स्थापना होती है तब माता बिल्कुल स्वयं उपस्थित होती है, और माता स्वयं भी बोलते हैं किसी न किसी रूप में आके वो गरबा खेलने आती है। तो आप भी एंजॉय कीजिए। लगातार 10 दिनों तक हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपको अलग अलग ग्राउंड से गरबा और खूबसूरत पंडालों की तस्वीर भी साथ में लेकर के आएंगे। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई। तो 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। आज महालया पर बंगाली कालीवाड़ी समिति ने दुर्गा पूजा की शुरुआत की। रायपुर के कालीवाड़ी स्थित मंदिर में नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा वहां पर विराजेंगी, और समिति के आयोजन का ये 93वां साल है। दुर्गोत्सव के दौरान कोलकाता की ढाक बाजा की थाप और धुनोची नृत्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। कल से ज्योत कलश बैठेगा, माता जी का ज्योत कलश चालू हो जाएगा कल उनका आराधना करके। पंचमी से हमारी माता जी का बेल पेड़ के नीचे आगमन होगा, और षष्ठी के दिन माँ का बोधन होगा। उसी दिन हम सब बहनें माता बहनें सब उपास रहेंगे। इस बार कालीवाड़ी का एक बहुत अच्छा महत्व है। हमारे जमींदार जैसे बंगाल में दुर्गा माता का बहुत मतलब माना जाता है, सबसे अच्छा पंडाल, सबसे अच्छा पूजा प्राचीन से ही होता है। तो इस बार जो हमारे कालीवाड़ी में इसका बंगाली जमींदार घर में जो दुर्गा माता बैठते हैं, बंगाली घरवा साड़ी में, लाल पाट साड़ी में, वो ऐसी थीम रखा हुआ है, और ये अकल्पनीय है, अलोभनीय भी है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की शुरुआत हो गई है। इस महापर्व की शुरुआत हर साल उस विशेष रस्म से होती है जिसे काछन गादी कहा जाता है। करीब 700 साल से चली आ रही ये परंपरा आज भी पूरे आस्था और श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। इस रस्म में अनुसूचित जाति के कुंवारी कांटों से बने झूले पर लेटकर राज परिवार को बस्तर दशहरा शुरू करने की अनुमति देती हैं। मान्यता है कि इस कन्या के भीतर स्वयं देवी आकर महापर्व को संपन्न कराने का आशीर्वाद देती है। और रैला माता दोनों की पूजा करते हैं, जो कि हमारी खुद की बेटियां थी जिन्होंने आत्मदाह किया था। और इसी जगह पे बनका जाति की बच्चियां होती, छोटी छोटी बालिकाएं होती हैं, उनमें माँ आती है कि ये पितृ देवी देवताओं का था, वो देवी रूप में यहाँ पूजी जाती है। उनसे परमिशन लेते हैं कि बस्तर दशहरा, बस्तर का रथ और साथ साथ सभी कार्यक्रम अच्छे से हो, किसी तरह का विघ्न बाधा ना आए। ये आशीर्वाद के स्वरूप में जो माला आपको देख रहे हैं माँ ने पहनाया है, ये फूल स्वरूप माँ का आशीर्वाद है कि आप दशहरा आप मनाइए, अच्छे से मनेगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने पर लोक जागरण की संस्था वसुंधरा ने संगोष्ठी का आयोजन किया। महात्मा गांधी कला मंदिर में हुए इस कार्यक्रम में देश की नामचीन पत्रकार, लेखक और स्तंभकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य डॉक्टर संजय द्विवेदी मुख्य वक्ता रहे। मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने हिंदी पत्रकारिता के मूल्यों को बताया। मुख्य वक्ता और फिल्म स्तंभकार अनंत विजय ने आज़ादी के बाद से सिनेमा के जरिए वामपंथी सोच को थोपने को लेकर बड़ी बात कही।
उन्होंने कहा कि कुछ फिल्म लेखक ने अपनी वामपंथी सोच को धीरे धीरे दर्शकों पर थोपा और 90 के दशक आने तक ये वामपंथी सोच आतंकवाद तक पहुंच गई। इस संगोष्ठी का संचालन IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर विश्वेश ठाकरे ने किया। हिंदी पत्रकारिता के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस समय है कि वो किस प्रकार से जो विकसित भारत बनना है उसमें योगदान दे सके, क्योंकि एक अच्छी सुंदर दुनिया बनाने में पत्रकारिता की सबसे ज़्यादा मदद मिल सकती है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में प्रेरणाएं दी जा सकती हैं, समाज को नई दिशा दी जा सकती है और जो बहुत सारे मुद्दे इस समय देश के हैं उनको सामने लाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से जो देश के सामान्य लोग हैं, सामान्य जन हैं, उनके सपने हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं वो मीडिया में रिफ्लेक्ट हों, यही हम सबका सपना है। उसी से एक सुंदर दुनिया बनेगी। अब भी जिसको जो बॉलीवुड कहलाता है, जो हिंदी फिल्मों की दुनिया है, उसमें अब भी एक विचारधारा विशेष का एक इकोसिस्टम का दबदबा है और उसी प्रकार की फिल्में बनाई जाती हैं, उसी प्रकार के वेब सीरीज बनाए जाते हैं। अब चूंकि सेंसर बोर्ड में थोड़े नियम कानून का पालन होने लगा और ये चीज़ें देखी जाने लगी, तो अब उन लोगों ने वेब सीरीज का रास्ता अपनाया। भारत भारतीयता हिंदी पत्रकारिता, देश के आज़ादी का हम अमृतकाल मना रहे हैं और वास्तव में अभी भारत के लिए, भारतीयों के लिए एक बड़ा ये अमृत काल का वर्ष चल रहा है। हम लोग पत्रकारिता जगत चाहे तो समाज की दिशा को मोड़ कर सकता है। ऐसे समय में इस प्रकार का नेगेटिव न करते हुए देश के हित में क्या हो, इस विषय को प्रसारित करें, यही मेरा आग्रह है। भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। एशिया कप के सुपर 4 मैच में भारत ने पाकिस्तान को रौंद दिया है। दुबई के मैदान में भारत की शानदार जीत हासिल की है। 6 विकेट से पाकिस्तान को हरा दिया है। 172 रन का टारगेट चेज करते हुए भारत ने 6 विकेट से भारत को हरा दिया है। शुभमन गिल ने शानदार 74 रन बनाए। केवल 39 बॉलों में 6 चौके 5 छक्के, 100 रन से भी ज्यादा का ओपनिंग जो पार्टनरशिप था वो हुआ और इसके बाद पाकिस्तान को कभी भी मैच में वापसी का मौका ही नहीं मिला। परमेंद्र मोहन जी हमारे मैनेजिंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परमेंद्र जी, अभिषेक शर्मा नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिल्कुल अविनाश, जिस तरह से ओपनिंग साझेदारी 105 रनों की रही और जिस तरह से अभिषेक और शुभमन गिल ने भारत को एक ठोस शुरुआत दी, उसने एक मजबूत बुनियाद रख दी और उसी का नतीजा है जो हमने देख रहे हैं कि 6 विकेट से भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप में लगातार दूसरी बार हराया है। ये महत्वपूर्ण है अविनाश, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जब भी पाकिस्तान से मुकाबला होता है वो सिर्फ क्रिकेट के खेल का मुकाबला नहीं होता है। और पहलगाम अटैक और उसके बाद भारत की ओर से जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई की गई, उसके बाद से ये पूरा का पूरा एशिया कप जो है वो चर्चा में रहा है। ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत का मुकाबला जो है वो एक अलग वजहों से जो है वो चर्चा में रहा है। न सिर्फ खेल के मैदान में मुकाबले की, बल्कि इसको शौर्य से भी जोड़कर देखा जा रहा है, स्वाभिमान से भी जोड़कर देखा जाता रहा है। और ऐसे में ये जीत बहुत महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि अभिषेक ने जिस तरह से 74 रनों की पारी खेली और शुभमन गिल ने जिस तरह से उनका साथ दिया, तो एक भविष्य के जो भारतीय क्रिकेट टीम है, जो युवाओं की टीम है, वो काफी मजबूत होती दिख रही है। कुछ हिटेड मोमेंट भी दिखे मोहन सर मैच के दौरान, चाहे वो शाहीन आफरीदी के साथ अभिषेक शर्मा का वो मोमेंट हो या फिर सलीम अयूब के साथ वो मोमेंट हो। वो जो पिछले मैच का हैंडशेक वाला विवाद था या कहे भारत का स्टैंड था, दिलेरी वाला स्टैंड था, वो आज के मैच में भी दिखा है। लेकिन भारत की फील्डिंग से आज फैंस नाराज रहे। 4 कैच छूटे हैं और शायद इसीलिए 171 तक पहुंच पाई पाकिस्तान, वरना पिछले मैच जैसा हाल हो सकता था। अविनाश, जब भी कोई मैच होता है ना, या जब भी कोई महामुकाबला होता है, तो एंड रिजल्ट क्या है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। हमने कैसा परफॉर्मेंस दिया मैच के दौरान, वो ठीक है, वो कोच के लिए, समीक्षकों के लिए वो अपनी जगह है, लेकिन नतीजा क्या निकला ये महत्वपूर्ण है। हाँ, निश्चित रूप से हाथ में आए हुए कैच जिस तरह से ड्रॉप किए हैं आज इंडिया ने, वो एक चिंता का विषय है। उस पर हमें करेक्शन का काम जो है वो कोच करेंगे।
गौतम गंभीर चिंतित भी दिखे और अब उस समय मैच के दौरान जो उनके एक्सप्रेशन थे वो बता भी रहे थे। लेकिन अंत में रिजल्ट ये आया कि 1 ओवर शेष रहते भारत ने आसानी के साथ, और पूरे मैच के दौरान आपने देखा होगा कि कभी भी ये नहीं लगा कि 172 रनों की जो चुनौती, एक संघर्ष, मतलब एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तो था ही, लेकिन कभी ये नहीं लगा कि इस लक्ष्य के आगे भारतीय टीम कहीं पर झुकती दिखी, कहीं कमजोर दिखी। वो पहले ओवर से ही, पहली गेंद पे ही छक्का लगा था, आपको याद होगा। तो ये लगा नहीं कि भारतीय टीम कहीं डाउन दिख रही है या उन पर कोई दबाव दिख रहा है, परफॉर्मेंस प्रेशर दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिखा। बहुत ही कॉन्फिडेंटली मैच दिखा और फैंस के लिए ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। और देखिए जो आसार दिख रहे हैं, अब उम्मीदें जो है वो कप लाने की जो है वो पूरी तरह से बन गई बिल्कुल पूरी उम्मीदें हैं कि ये एशिया कप फिर से भारत के पास आएगा। और जो परफॉर्मेंस भारत ने दी है, जिस अंदाज से शुरुआत की थी इस लीग की और जिस अंदाज में आज का मैच खत्म किया है, बेशक एशिया कप हमारे पास ही आएगा। बहुत शुक्रिया परमेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमन पांडे, हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ रायपुर और भोपाल से जुड़ चुकी हैं। भोपाल का रुख करते हैं क्योंकि हरप्रीत आपके आसपास बड़ी संख्या में लोग दिख रहे हैं, फैंस कितने खुश हैं? बिल्कुल, देखिए भोपाल में पहले लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही थी क्योंकि वो नाराज थे। उनका साफ कहना था कि किसी भी हाल में पाकिस्तान के साथ भारत का मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन लगातार 2 बार पाकिस्तान को भारत ने पटकनी मैदान में दे दी है और अब भोपाल के लोगों का गुस्सा भी कम होता नजर आ रहा है। इस वक्त युवा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, देर रात तक ये भी मैच देखते रहे और अब इनसे हम बात करेंगे कि कुछ नाराजगी कम हुई। मैच आज इंडिया ने दोबारा पाकिस्तान को पटकनी देकर जीत लिया है। मैम नाराजगी तो हमारी अभी कम नहीं हुई है, मगर खुशी हमें बहुत है कि 2 बार हमने इनको लगातार हराया है। हमने युद्ध के मैदान में भी इनको हराया था और हमने इनको खेल के मैदान में भी हराया है। पाकिस्तान को हम ऐसे ही मुंह तोड़ हमेशा जवाब देते रहेंगे और इनका आईना इनको दिखाते रहेंगे कि इन लोग क्या है। मैम जो आज का मैच हुआ उसमें अभिषेक शर्मा जो एक इनिंग खेली 74 रन की, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी सिद्ध हुई है आज के मैच में। और आज के मैच में जिताने में सबसे ज़्यादा अभिषेक शर्मा और अपना शुभमन गिल का हाथ रहा है मैम, और 2 बार उनको हरा दिया। अब इसके बाद तीसरा मैच भी आगे होगा जो कि क्वालिफायर में होगा, उसको मैम हम उसमें भी पटकनी दे के सीधे फाइनल में एंट्री करेंगे और एशिया कप के विजेता भी बनेंगे मैम। और जो नाराज़गी है मैम उसका भी अपने प्लेयर ध्यान तो रखना है ना मैम, ना किसी हैंडशेक करना है ना कुछ करना है। ठाकुर साहब बताइए। जी बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 बार इस बार इस टूर्नामेंट में एशिया कप में हमने पाकिस्तान को पटकनी दी है और आशा करते हैं कि आगे ही पटकनी देंगे। युद्ध के मैदान या खेल के मैदान में नंबर 1 भारतीय हैं और थे और रहेंगे। भारत माता की जय। इसी के साथ भारत माता की जय के भी नारे लग रहे हैं और सुमन का रुख करेंगे। रायपुर में हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुमन, रायपुर में कितने एक्साइटेड है फैंस इस जीत के बाद? जी बिल्कुल अविनाश, भारत की शानदार जीत के बाद अब जयस्तंभ चौक में हम मौजूद हैं और यूथ मेरे साथ है और वो खुद सुनिए कि क्या इंडिया 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। जीत गया भाई, जीत गया इंडिया, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया इंडिया, जीत गया। अरे युवा बल्लेबाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आप देखिए अविनाश की रात के 12 बज रहे हैं। रायपुर की धरती से ये जोरदार दहाड़ है जो पाकिस्तान तक भी सुनाई देगी। भारत की जीत को किस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट करें? भारत की जीत हमेशा जीत रहेगी जब तक हम बल्लेबाज युवा लोग आगे बढ़ेंगे। उससे जीत मुबारक रहे उनको, इंडिया को। बहुत अच्छा स्कोर उनको टॉस मिला था, 171 का टारगेट था, 172 में उन्हें जीत हासिल की है और 1 ओवर पहले जीत हासिल की है। इसके कुछ हफ्ते पहले मैच हुई थी, 13 ओवर 2 बॉल में ही जीत हुई थी। तो ऐसे उत्साह हमेशा युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत बड़े टॉस 74 रन बना के बल्लेबाज आउट हुए हैं। तो ऐसा युवा जोश हमेशा रहे। और भी यहाँ पर क्रिकेट फैंस मौजूद हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र कर रहे थे, पहलगाम की धरती पर जो हुआ, भारतीय सेना ने बदला लिया और क्या मैदान में भी क्रिकेटर्स ने बदला लिया? बिल्कुल, ये लिए हैं, आगे भी लेते रहेंगे और हमारे भारत को कोई भी देश नहीं हरा सकता। भारत माता की जय।
पाकिस्तान को क्या कहेंगे? क्रिकेट फैंस हैं आप रायपुर की धरती से। नहीं, बस अब वो भी एक टीम है, अपने हिसाब से प्रयास करते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, 172 का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट था। इंडियन टीम को बधाई हो, भारतवासी सभी देशवासियों को बधाई हो। भारत माता की, हिंदुस्तान। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आज के मैच की जो जीत है उसे लेकर क्या कहें? बहुत शानदार जीत है और जो अपने भाई अभिषेक शर्मा है बहुत बढ़िया खेले और शुभमन गिल जो है वो पूरा मैच पलटी कर दिया है। हर जगह इंडिया जीत रहा है, क्रिकेट में भी जीत रहा है। पाकिस्तान को अब क्या समझना चाहिए इस जीत के साथ? पाकिस्तान को कुछ समझना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान हमारे मतलब कॉम्पिटिटर नहीं है, वो किसी भी चीज़ में, वो हर चीज़ में उसको हथियार डाल देने चाहिए। हमारे सामने नहीं है किसी चीज़ में वो। चाहे जंग का मैदान हो चाहे खेल का मैदान, पाकिस्तान को हथियार डाल देने चाहिए। साफ संदेश है छत्तीसगढ़ का, रायपुर का और भारत का तमाम क्रिकेट प्रेमियों की तरफ से पाकिस्तान को भी। बहुत शुक्रिया सुमन और हरप्रीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।